हेलो एवरीवन। चलिए हम अपना आज दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चैप्टर की आउटलाइन है, मतलब हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे वो दिए गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी डिटेल स्टडी नोट्स पे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर एंड देयर रोल। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि हम कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे, तो आज भी हमारा यही गोल रहेगा। एंड मैं आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें, मतलब इंग्लिश में बोल के फिर हिंदी में समझा के ऐसे नहीं समझाऊंगी, डायरेक्टली मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी। बाकी आप इधर से रीड कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए सबसे पहला हमारा आता है इस टॉपिक में, सबसे पहला पॉइंट होता है डेफिनेशन ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा रिसीव करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये डेटा को इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया उसके थ्रू रिसीव करता है और रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब आता है इसमें दूसरा पॉइंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सारे डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जो होते हैं सीपीयू में ही होते हैं। जैसे मतलब जो ये सीपीयू है इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट आता है वर्किंग मेमोरी का। ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के दौरान जो है ना वो टेम्परली जो है वो स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। मतलब जब डेटा और इंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, मतलब प्रोसेस हो रहा है, उसके दौरान जो है वो टेम्परली, मतलब परमानेंट नहीं, टेम्पररी जो है वो स्टोर करती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ब्लॉक डायग्राम भी दे रखा है डिजिटल कंप्यूटर का। इनपुट होता है, सीपीयू में जाता है, फिर इधर स्टोरेज भी होता है, उसके बाद हमारा आउटपुट निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा 2.2.1। उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो जो डिजिटल कंप्यूटर के जो की कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ठीक है। उसमें से सबसे पहला आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन को, ठीक है। ये 3 पार्ट से बना होता है। पहला जो होता है कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन होता है, ये इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करके उनके लिए रिक्वायर्ड माइक्रो ऑपरेशंस जनरेट करता है। दूसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू। ये सारे ये जो है ये सारे अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है। तीसरा आता है हमारा रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का क्या फंक्शन होता है, ये सीपीयू के अंदर जो जो सीपीयू के अंदर जो छोटी स्टोरेज होती है ना उसी को हम रजिस्टर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो फास्ट एक्सेस हमें चाहिए होता है ना, जो हमें फास्ट एक्सेस मतलब जल्दी एक्सेस चाहिए होता है डेटा का, वो ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सिंपल है, ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा को रीड करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, ये प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं वही होता है आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इसमें हम रैम की बात कर रहे हैं। ये जो है रीड और राइट मेमोरी होती है, जो प्रोग्राम और डेटा को टेम्परेली जो है वो स्टोर करती है एग्जीक्यूशन के दौरान। मतलब जब एग्जीक्यूट हो रहा है कोई फंक्शन उसके दौरान जो है उसको टेम्परेली जो है वो स्टोर करती है, ठीक है। ये जो है ये वॉलेटाइल होती है, मतलब यानी पावर अगर ऑफ होते ही ये डेटा जो है ना ख़त्म हो जाता है, मतलब डेटा रिमूव हो जाता है, स्टोर नहीं रहता। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है कि परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। इसमें सबसे पहला आता है हार्ड डिस्क। ये नॉन रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ठीक है, जो मशीन के लगभग सारे कंटेंट्स को स्टोर करता है, ठीक है। इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसे नॉन रिमूवेबल होता है। रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी होती है बैकअप,
ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए होती है, ठीक है। एग्जांपल जैसे हो गए सीडी रोम्स हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, फ्लैश ड्राइव्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ पीसी। सबसे पहला आता है इसमें मदरबोर्ड। ये मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो सीपीयू कैबिनेट के अंदर होता है, ठीक है। सीपीयू, रैम और दूसरे कार्ड्स इसमें प्लग होते हैं, ठीक है। ये प्रिंटेड सर्किटरी अलाउ करता है कंपोनेंट्स के बीच, ठीक है। क्या होता है, ये प्रिंटेड सर्किटरी अलाउ करता है कंपोनेंट्स के बीच जो कम्युनिकेशन होती है उसको ये वो करता है, एक्सेस देता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड डिस्क और सीडी रोम जो सॉरी हार्ड डिस्क और सीडी रोम ड्राइव मदरबोर्ड से वायर रिबन्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर एज अ डेटा प्रोसेसर। इसमें अब सबसे पहला पॉइंट आता है, कंप्यूटर का मेन काम होता है इनपुट डेटा को प्रोसेस करके डिजायर्ड आउटपुट बनाना। इसी वजह से इसे डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। डेटा मतलब रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स होता है। प्रोसेसिंग क्या होता है, लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स को मैनिपुलेट करना, मतलब जैसे हो गया कैलकुलेशन, कंपैरिजन, सॉर्टिंग, फॉर्मेटिंग। थर्ड होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है ना, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इधर ये डायग्राम दिया, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है मेरा टॉपिक, लैंग्वेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। लैंग्वेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स है, इसमें जो क्या होता है कि डिजिटल कंप्यूटर्स दो वैल्यूड लॉजिक मतलब ऑन और ऑफ पर काम करते हैं। ये ज़ीरो और वन के सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, मतलब जिसको हम बाइनरी लॉजिक भी बोलते हैं। हर इंस्ट्रक्शन और डेटा को ना ज़ीरो और वन में रिप्रेजेंट करना पड़ता ही है, बिकॉज कंप्यूटर जो है वो ज़ीरो और वन में ही इनपुट लेता है, मतलब वो मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है। ये बाइनरी डिजिट्स को हम क्या कहते हैं, बिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो कि है सॉफ्टवेयर। यूज़र और मशीन के बाइनरी लैंग्वेज के बीच जो इंटरफेस का है ना, वो ये काम करता है। इसमें दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, मशीन को चलाने के लिए होता है, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मतलब यूज़र और कंप्यूटर के बीच जो इंटरफेस होता है ना, वो होता है हमारा, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐप्स हो गए ना, ऐप्स के जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो टास्क स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है ये। एग्जांपल्स जैसे हो गए वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस, अकाउंटिंग पैकेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप जैसे इधर डायग्राम भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर सिस्टम पे। देखिए नंबर सिस्टम पे आप समझते हैं इसको हम, एक नंबर सिस्टम जिसका बेस आर है, ठीक है। एक नंबर सिस्टम जिसका बेस आर है, उसमें आर डिस्टिंक्ट मतलब आर अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ज़ीरो से आर माइनस वन तक। जैसे एग्जांपल आप इधर देख सकते हैं, डेसिमल में बेस 10 है, मतलब बेस जो है वो आर है। एक मिनट में आपको ऐसे समझा देती हूँ। देखिए इधर आएगा आपका, देखिए एक मिनट, जैसे इधर आप देख सकते हैं कि इसका बेस 10 है डेसिमल का, तो बेस आर है, ठीक है। और आर डिस्टिंक्ट मतलब आर अलग अलग सिंबल्स होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से आर माइनस वन तक। इसमें क्या है, ज़ीरो से 10, 10 माइनस वन दैट इज़ 9 तक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इधर से हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम आ गए अपने इस पे। अब नेक्स्ट होता है हमारा बाइनरी, जिसका बेस क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। ज़ीरो और वन होते हैं इसमें। ऑक्टल क्या होता है, उसका बेस 8 होता है, ज़ीरो से लेकर 7 तक सिंबल्स होते हैं उसमें। हेक्साडेसिमल क्या होता है, बेस उसका 16 होता है, ज़ीरो से 9 होता है, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ होता है। ज़ीरो से 9 मतलब जो ए बी सी डी ई एफ है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ दो सिंबल्स यूज़ करते हैं, जो होते हैं ज़ीरो और वन, ठीक है।
अब हम करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है, देखिए इसमें ऐसे ढंग से थोड़ा नहीं दिया है, मैं आपको ऐसे करके बता देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखिए एक मिनट, इसमें है ना, इसमें ऐसे दिया नहीं है। जैसे ये हमें एक एग्जांपल दिया गया है 10101 का, ठीक है। ये जो है ना 10101, ये हमें कहाँ कैसे दिया गया है, 2। ये क्या है, 2 जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाइनरी नंबर है, मतलब बाइनरीज का बेस है। इसको हम कैसे करते हैं, 1 इंटू में 2 इंटू में 4, 2 की पावर 4 होता है, प्लस में 0 इंटू में 2 की पावर 3, ठीक है, ऐसे होता है। ऐसे हम इनका 2 की जो पावर सम है ना, 2 की पावर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे करते हैं, इससे करते हैं, इससे और इससे करते हैं, और उन सब का क्या निकाल देते हैं हम, सम, मतलब ऐड कर देते हैं उनको ऐसे, ठीक है। कैसे करते हैं हम, देखिए हम इधर से शुरू करेंगे तो आप हमेशा अगर राइट साइड से शुरू कर रहे हैं तो ये होता है हमारा 0, ठीक है, मतलब 2 की पावर क्या है इधर 0, ये होता है हमारा 1, 2 की पावर 1 आएगी, ये 2 होता है, 2 की पावर 2 आएगी, ये होता है हमारा 3, 2 की पावर 3 आएगी, एंड ये होता है हमारा 4, ठीक है, तो 2 की पावर 4 आएगी। जैसे इधर हमने किया, उसके बाद हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया, अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखते हैं, कैसे करना होता है। इसमें भी हमें एक एग्जांपल ऐसे दिया गया है 41.6875, ये हमारा बेस 10 है, जो कि हमारा बाइनरी में से कन्वर्ट हुआ है। आपको मैं एक एग्जांपल मतलब एक क्वेश्चन पे ले जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन पे ले जाती हूँ, एक मिनट। इसमें क्वेश्चन है ये, ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेसिमल नंबर 41.6875 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट एज डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट, ठीक है। इसको ऐसे चलते हैं, इधर करते हैं, ओह सॉरी, ये हो जाएगा थोड़ा इधर से, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे, अब जैसे हमारा इंटीजर पार्ट है, जो कि हमारा 41 इंटीजर पार्ट, उसको हम क्या करते हैं, रिपीटेडली डिवाइड बाई 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर, मतलब 41 को हम हमेशा डिवाइड करते रहते हैं 2 से। जैसे हमने 41 को 2 से डिवाइड किया, हमारा 20 आया, 20 आया, मतलब जैसे हमने 41 को ऐसे डिवाइड किया 2 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 सा 4 हो गया हमारा, और ये हमारा 0 हो गया, तो ये से 0 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 और 1, ठीक है, सॉरी ये 0 हो जाएगा, गलत कर दिया, ये 1 हो जाएगा, तो ये आया हमारा, ठीक है, 40 से हमने कर दिया, 20 आया हमारा, क्वोशंट हमारा आया 20, रिमाइंडर आया हमारा 1, तो रिमाइंडर को हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमने 20 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 0, हाँ। 10 को हमने 2 से किया तो हमारा रिमाइंडर फिर 0 आया। हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आया। हमने 2 को 2 से किया तो हमारा 0 आ गया। उसके बाद हमने जो हमारा 1/2 है वो हमने किया तो 0 आएगा। अब इसके बाद हम कर भी नहीं सकते, अगर आप करेंगे आप करके देख लीजिए कि जैसे हमने किया, किससे किया हमने, 1 को 2 से किया तो 2 ज़ीरो ज़ा 0 आएगा, 2 ज़ीरो ज़ा 0 ऐसे हो जाएगा, और हमेशा हमारा आंसर 1 ही आते रहेगा, तो इसलिए हम इसके आगे डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड द रिमाइंडर, देन प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द क्वोशंट इज 0, ठीक है। इसमें आगे क्वेश्चन जब तक हमारा 0 ना हो जाए, क्वेश्चन हमारा इधर 0 आ गया, इधर आप देख सकते हैं 0 आ गया, इसको हम अभी इसे वो कर देते हैं। अभी देखिए, हाँ देखिए, तो अब हमारा क्वेश्चन 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया है, तो हम कहाँ से अब शुरू करते हैं, रीडिंग द रिमाइंडर्स।
रीडिंग द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से आप ऊपर तक इसको रीड करते हैं, ठीक है। जैसे इधर दिया गया है 101001, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसको हम चलते हैं नेक्स्ट इसका फ्रैक्शन पार्ट करने। ये हमने इंटीजर पार्ट सीखा था, अब इसका फ्रैक्शन पार्ट करेंगे। फ्रैक्शन पार्ट कैसे होते हैं? फॉर द फ्रैक्शन पार्ट 0.6875, इसको हम क्या करते हैं, जैसे हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं वैसे ही हम फ्रैक्शन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और हम इंटीजर पार्ट को रिजल्ट के रूप में लेंगे। जैसे इधर दे रखा है 0.6875 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.3750 आया। 1.3750 में से हमने सिर्फ 1 हटा दिए, 1 हमने निकाल लिया इधर, ठीक है। आप देख सकते हैं उसके बाद हमारे पास बचा 0.3750, जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 0.7500 आया। ये आया तो हमने इसका इंटीजर पार्ट, मतलब जो कि ज़ीरो आया था, ये रहा ज़ीरो, उसको हमने निकाल दिया। उसका थर्ड है हमारा 0.7500 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1.5000 आ गया, ठीक है। इसका इंटीजर पार्ट जो है हमने 1 निकाल दिया, फिर हमने 0.5000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1 आ गया, और इसका जब हमने इंटीजर पार्ट निकाला तो हमारा आंसर बच गया 0.000, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। इसलिए हमारा जो है, और इसको हम कैसे रीड करेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब हम उसको ऊपर से नीचे तक रीड करेंगे। इंटीजर में हम क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप करते हैं, और फ्रैक्शन में हम टॉप टू बॉटम करते हैं, ठीक है। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं इसका आंसर आया है 0.1015, ठीक है। इसलिए जो ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल को हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया, ये आप इधर देख सकते हैं, इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने फिर से उस पर डिस्कार्ड। चलिए ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स में क्या होता है, देखिए बाइनरी कोड समझाते हैं। बाइनरी कोड में क्या होता है कि बाइनरी डिजिट्स का ग्रुप डिस्टिंक्ट डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट करता है, मतलब अलग अलग डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। एन बिट बाइनरी कोड जो है, मतलब एन बिट बाइनरी कोड वो है, उससे क्या होता है, एन बिट बाइनरी कोड से 2 to the power n क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे एन बिट है, एन मतलब जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 3 बिट, ये हो गया ना, 5 बिट है, उससे हमारी कितनी क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट हो जाएगी, 2 to the power n क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट होती है। जैसे एग्जांपल हमें इधर दिया गया है कि 10 डिजिट्स और 26 अल्फ़ाबेट्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए मिनिमम हमें 6 बिट्स चाहिए, क्योंकि 2 to the power 5 जो है वो हमारा क्या होता है, 32 होता है, जो कि हमारा इनसफिशेंट है। आपको इसको भी आराम से अच्छे से समझा देती हूँ। से है, इसमें जाएंगे, देखिए, सॉरी ये हो गया। जैसे हमारा, अगर हमें 10 डेसिमल डिजिट को और 26 अल्फ़ाबेट को, सबसे पहले आप 10 + 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। 36 आया तो एक मिनिमम हमें क्या होता है, 6 बिट तो चाहिए होते हैं इनको हमें करने के लिए, मतलब एक बिट क्या है, जैसे आप समझ लीजिए एक बॉक्स रिप्रेजेंट करे, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक, समझ लीजिए। तो और एक बॉक्स में एक ही कैरेक्टर आएगा, इसमें हमारे 36 कैरेक्टर्स लाने हैं हमें, तो 2 to the power 6 हम करेंगे, ठीक है। 2 to the power 5 अगर हम करेंगे, 2 to the power 5 तो जो कि हमारा 32 आएगा। 32 जो है वो 36 से कम है, तो हमारे सारे जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे एक में, इसलिए हम 2 to the power 6 करते हैं, जिसमें 64 है, बाकी जो है हमारे बचे होते हैं, और बाकी ये जो 36 है वो हमारे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं इन बॉक्सेस में, ठीक है। चलिए आपको समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब आता है हमारा एस्काई एंड यूनिकोड, ठीक है। एस्काई यूनिकोड अब समझते हैं हम। एस्काई सबसे पहले ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जो नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, पंक्चुएशन और कंट्रोल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये 7 बिट कोड है, पर प्रैक्टिकली इसे 8 बिट ट्रीट किया जाता है, जिसमें 8th बिट जो है वो पैरिटी के लिए होता है, ठीक है, पैरिटी के लिए होता है। ये 128 कैरेक्टर्स डिफाइन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा यूनिकोड।
यूनिकोड क्या होता है? ये एक कंप्यूटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो सभी लैंग्वेजेस के टेक्स्ट को कंसिस्टेंटली इनकोड और रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। UTF-8 सबसे कॉमन माना जाता है। जैसे भी आप कभी सेव करते होंगे अपने कंप्यूटर पे तो आप देखते होंगे ना कि UTF-8 आता है, UTF-16 आता है। UTF-8 जो है वो सबसे कॉमन यूनिकोड होता है, इनकोडिंग है, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर यूज़ होता है, ठीक है, WWW पे होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है हमारा नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा मशीन इंस्ट्रक्शन। एक ऑपरेशन जो प्रोसेसर डायरेक्टली परफॉर्म करता है, एक ऐसा ऑपरेशन जो प्रोसेसर डायरेक्टली परफॉर्म कर सकता है। मॉडर्न सीपीयूज जो है वो 400 से 550 जो है वो अलग अलग मशीन इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेसर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकती है, ठीक है। पूरे ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस का पूरा एक सेट होता है जो कि प्रोसेसर है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकती है। उसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल नहीं है हमारे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। हाँ सॉरी, गलत हो गया ये। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आता है सबसे पहले। हर इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ओपी कोड, ऑपरेशन कोड होता है। ऑपरेशन स्पेसिफाई करता है, ठीक है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। और ऑपरेंड्स, ओपी कोड मतलब होता है कि हम ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हैं। ऑपरेंड होता है कि हम किस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। डेटा प्रोवाइड करते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये क्या होता है? एक सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये साइकिल होती है, ठीक है। जैसे हमारा आता है इसमें 4 टाइप से। एक होता है हमारा फेच साइकिल। इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच होती है, मतलब मेमोरी से ली जाती है। डिकोड साइकिल, कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करके माइक्रो ऑपरेशंस जनरेट करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो हमने सीयू पढ़ा था, कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करके जो है ना वो माइक्रो ऑपरेशंस जनरेट करता है। थर्ड होता है हमारा एग्जीक्यूट साइकिल। माइक्रो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। राइट बैक साइकिल, रिजल्ट्स मेमोरी में लिखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ सीपीयू एंड देयर रोल। अ सीपीयू हैज़ 3 मेजर पार्ट्स, ठीक है। 3 मेजर पार्ट होते हैं इसके। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है हमारा रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होता है? टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं और ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है इनकी, ठीक है। यूज़र विजिबल रजिस्टर्स इसमें आते हैं। 2 टाइप के रजिस्टर्स हैं। यूज़र विजिबल रजिस्टर्स मशीन और असेंबली प्रोग्रामर्स के लिए टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स। कंट्रोल यूनिट के लिए प्रोसेसर के ऑपरेशंस जो है ना वो मैनेज करते हैं ये। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में हमें दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट है ये इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कंट्रोल सिग्नल्स इशू करते हैं मेमोरी, मतलब कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो इशू करते हैं मेमोरी इनपुट या आउटपुट और इंटरनेट सीपीयू कंपोनेंट्स को, ठीक है। उसका थर्ड पॉइंट आता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो ऑपरेशंस का ना सीक्वेंस जनरेट करते हैं ये। चौथा आता है इसमें 2 डिज़ाइन मेथड होते हैं इसमें। पहला होता है हार्डवायर्ड कंट्रोल, मतलब लॉजिक परमानेंटली वायर होती है, फास्ट होती है पर मॉडिफाई नहीं हो पाती है। माइक्रो मतलब मॉडिफाई हम नहीं कर सकते। दूसरा आता है हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। लॉजिक एक माइक्रो प्रोग्राम में स्टोर होती है, प्रॉम चिप में जैसे हो गया, ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आता है। ये क्या होता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हो गया। लॉजिकल होता है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे। दूसरा होता है हमारा इसमें डेटा रजिस्टर्स से लेते हैं और रिजल्ट भी रजिस्टर्स में ही स्टोर करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें पॉइंट आता है ऑपरेशंस जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन शिफ्टिंग कंपैरिजन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसमें आते हैं हमारे मॉडर्न प्रोसेसर ट्रेंड होते हैं हमारे इसके। पहले 2 टाइप है इसके, ऑन चिप कैशे मेमोरी। ऑन चिप कैशे मेमोरी
फास्ट सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा और इंस्ट्रक्शंस टेम्परली स्टोर करती है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स। मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स क्या होता है, एक चिप में मल्टीपल कोर्स होते हैं जो पैरेलल एग्जीक्यूशन अलाउ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके आगे हमारा है शायद क्वेश्चन बैंक है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बैंक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत इजी से हैं, नोट्स में से ही निकाले गए हैं। और बाकी कुछ चीज़ें हमारी इसमें आई थिंक छूट गई हैं, कुछ कन्वर्जन्स भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं छूट गई हैं, उनको हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।